हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7 करेंगे, जो कि है वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से हमारा वैद्युत फ्लक्स के गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनको समझने के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझना होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स समझने के लिए एक छोटा सा आपको याद रखना है कि इस पर सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसी सतह लेना है, जो एक सतह लेना है, तो इस क्षेत्रफल सतह लेना है और एक वैद्युत क्षेत्र लेना है। इसके अंदर से, इस सतह के अंदर या इसके लंबवत गुजरने वाली, इस सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जितनी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं इस सतह से, इस क्षेत्रफल सतह से गुजरेंगी, उन्हीं सब की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। बस छोटी सी परिभाषा आपको याद रखना है, किसी वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना है, उसके अंदर जो क्षेत्रफल सतह होगी, एक सतह लेना है जो क्षेत्रफल सतह होगी, सदिश होगी, उस मान लेते हैं वो क्षेत्रफल क्या है, ए है, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। इसके क्षेत्रफल के अंदर से, इसके लंबवत, मतलब मान लेते हैं जो क्षेत्रफल जो है वो सीधा रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ, और इसके अंदर से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जितनी भी संख्या होगी उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे, जो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, इसका जो फार्मूला होगा वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल के सदिश, क्षेत्रफल सदिश ए के अदिश गुणनफल, इसका एलन गुणनफल कहते हैं, यानी इनका अदिश गुणनफल करना है। अदिश का मतलब डॉट लगाना है, और यहाँ पे क्या रहेगा, ए, इसके बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। अगर यहाँ पे हम अदिश गुणनफल डॉट हटाते हैं तो कोण के रूप में हमारे पास आता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारा कोण क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। आप सभी को याद रखना, जब भी कभी अदिश गुणनफल होगा, अदिश गुणनफल का मतलब इनके बीच में डॉट होगा, तब हमारा कोण क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अगर कहीं पर अगर क्रॉस मान लेते हैं, ए क्रॉस बी लिखा है, तो वहाँ पर सदिश गुणनफल माना जाता है, क्योंकि क्रॉस को हम सदिश गुणनफल कहते हैं। वहाँ पे क्रॉस हटाएंगे तो कोण कौन सा आता है, साइन थीटा आता है। यहाँ पे इनका अदिश गुणनफल होता है, इसलिए डॉट हटाया तो क्या है, कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं यहाँ पे फाई ई के मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई को कहते हैं, इसका जो मात्रक होता है वो पहला मात्रक आपको याद रखना है, वेबर होता है। पहला मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। दूसरा मात्रक हम आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाएंगे, फाई बराबर ई ए से। ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दूसरा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये दूसरा मात्रक हो जाएगा। तीसरा मात्रक अगर इसका निकालना है तो ई का एक और मात्रक होता है जिसके हम कहते हैं वोल्ट प्रति मीटर, यानी वैद्युत क्षेत्र का एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये रख लेंगे। और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, क्षेत्रफल का मात्रक भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर ऊपर से 1 नीचे से कट जाएगा, तो इसका मात्रक आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो वैद्युत फ्लक्स के 3 मात्रक होते हैं, एक वेबर हमने आपको निकाल के दिखा दिया, दूसरा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो गया, तीसरा आ गया वोल्ट मीटर। ये तीनों मात्रक होते हैं वैद्युत फ्लक्स के, और इनका जो फॉर्मूला निकल के आता है, वैद्युत क्षेत्र जो एक समान रखा होता है और जो क्षेत्रफल होता है ए, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स। अदिश गुणनफल हटाएंगे तो कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब इसकी विमा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो वैद्युत फ्लक्स की विमा निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र ई की विमा रखनी होगी और ए की विमा रखनी होगी। तो आप सभी को वैद्युत क्षेत्र ई की विमा याद रखनी होगी। वैद्युत क्षेत्र ई की विमा होती है ML_T-3A-1, ये होती है वैद्युत क्षेत्र ई की विमा। अगर आपको ये विमा नहीं पता है तो आप मेरे विमा के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे हमने सभी की विमा निकालना सिखाया था। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट ई की विमा क्या रखी है, ML_T-3A-1, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है। और यहाँ पर ए आगे पीछे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा भी हमने निकाल के वहाँ बताया, तो क्षेत्रफल की विमा होती है L स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी विमा हो जाएगी ML3T-3A-1। तो ये होगी वैद्युत फ्लक्स फाई ई की विमा। तो आइए इसको हम अब एक बार नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं, और अगर आपको वैद्युत बल रेखाएं समझना है तो इस फिगर के माध्यम से आप भी देख सकते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई क्षेत्रफल सदिश है, इधर की तरफ मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमने एक क्षेत्रफल ले रखा है जो कि आप देख सकते हैं ये वाला, ये हमने यहाँ पे पूरा क्षेत्रफल ले रखा है, और इसके अंदर से ये जितनी रेखाएं गुजर रही हैं यही वैद्युत बल रेखाएं होती, इन्हीं सभी की संख्या जो होगी वो वैद्युत फ्लक्स होती। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं परिभाषा नोट्स में भी।
तो लिखा हुआ किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, कोई काल्पनिक मान लेते हैं जो कि होगा नहीं, पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी भी संख्या होगी उसे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने कहा था माना किसी वैद्युत क्षेत्र ई तथा सतह के क्षेत्रफल सदिश ए के स्केलर गुणनफल अधिक गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स फाई के रूप में लिखते हैं। तो फाई ई बराबर हमने ई और ए का अधिक गुणनफल लिखा था, अधिक गुणनफल हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। फिर हमने कहा था इसका मात्रक वेबर भी होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। फिर हमने बताई थी इसकी ईमा ml3 t-3 a-1 हमने निकाल के बताई थी, याद रखना है। फिर 2 पॉइंट आप याद रखते हैं, यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट वैद्युत फ्लक्स भीतर की ओर प्रवेश कर रहा है, भीतर की ओर मतलब अंदर की ओर आ रहा हो तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। आप सभी को हमने वैद्युत क्षेत्र के गुण में बताया था, तो जो अगर कोई ऋणावेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। तो यहीं से समझ लीजिए अगर भीतर की ओर आ रहा है तो ऋणात्मक होगा, अगर इसी जगह पर अगर धनात्मक होता तो वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ। तो अगर वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ हो तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा। ये भी याद रखना है आपको, ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण से आप समझ सकते हैं आसानी से। अब इसकी कुछ शर्तें हैं इस फॉर्मूले की। पहली शर्त यहाँ पे लिखा हुआ है जब विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत हो, लंबवत मतलब अर्थात थीटा बराबर 0 हो। और ये जो कोण देखा जाता है कॉस थीटा, हमने वहाँ पे नोट्स में आपको दिखाया था, ये जो कोण होगा थीटा वो ई और ए के मध्य होगा। आपको याद रखना है ई और ए के मध्य ही थीटा कोण होता है। तो पहली कंडीशन है जब विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत हो। तो हम समझते हैं इसको, मान लेते हैं इसी फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये मान लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं ये जो हमारा है विद्युत क्षेत्र ई की दिशा है और ये हमारी सतह है, ये हमारी सतह है, ये हमारी सतह है, ये लंबवत ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। आप सभी लोग देख सकते हैं ये वैद्युत क्षेत्र ई है तथा ये सतह जो है ऊपर की तरफ है, सतह ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पे देखिए इसके लंबवत है। अब जो क्षेत्रफल ए होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। तो यानी अगर हमें कहीं पर ए देखना है, आप सभी लोग देख के आपको बता सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये कोई सतह है, ये कोई सतह है तो इसका जो ए होगा वो लंबवत होगा। तो ये हमारी सतह देखिए, ये हमारी सतह है तो इसका जो ए होगा वो इधर की तरफ बाहर की तरफ होगा, तो ये भी इधर ही हो जाएगा। तो ई भी हमारा इधर है और ए भी हमारा इधर ही हो जाएगा, अर्थात ई और ए दोनों एक ही दिशा में है तो कोण क्या होगा, 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ई इधर ही है और ये जो सतह है वो लंबवत है, परंतु ए इधर ही दिशा में हो जाए। अगर सतह लंबवत होगी तो ए ई की दिशा में आएगा, अर्थात थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 होगा तो यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे खाली क्या बचेगा, ये बचेगा। दूसरी कंडीशन है जब विद्युत क्षेत्र सतह के समांतर हो। सतह के समांतर मतलब जिधर विद्युत क्षेत्र हो सतह भी उधर होनी चाहिए। कहने का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पे ये है। अब इधर विद्युत क्षेत्र है, सतह भी ऐसी हमने रख दी। अब कि इस तरह सतह नहीं ली हमने, इस सतह को हमने ऐसे लिया तो सतह भी हमारी इधर ही है। तब इसका ए देखेंगे, ए इसके हमेशा लंबवत, तो ए इसका कहाँ पर आएगा, ऊपर की तरफ। तो ए ऊपर की तरफ है, ई इधर की तरफ है, तो कोण कितना बन जाएगा, मान लेते हैं ये ए है, ए ऊपर की तरफ है, ई इधर है, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 बनेगा। तब विद्युत फ्लक्स न्यूनतम होगा, यानी थीटा बराबर 90 रखेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारी थी दूसरी कंडीशन। अब हम अपनी तीसरी कंडीशन समझते हैं। जब विद्युत क्षेत्र सतह से थीटा कोण बनाए, मान लेते हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ये ई है और ये ना सीधे ना होकर ना ऐसे ना होकर ये ऐसे हो, तो यहाँ पे कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण बनाएगी। तो जब थीटा बनाएगी तो हम थीटा ही रख लेंगे, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब एक कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर मान लेते हैं कोई अनियमित आकार की सतह हो जाए, अनियमित आकार की, इसका विद्युत फ्लक्स निकालना है। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल ए है और वैद्युत क्षेत्र हम इधर ई ले चुके हैं, तो इसका वैद्युत फ्लक्स हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये अनियमित आकार की। इसमें क्या करेंगे, फिर हम एक छोटी सतह का निर्माण करेंगे। तो वो मान लेते हैं अल्पांश, जिसके हम अल्पांश भी कहते हैं, उस अल्पांश को हम कहाँ से लिख लेंगे, डी ए से लिख लेंगे। और इसकी दिशा हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के मान लेते हैं, इस अल्पांश को हम ऐसा फिट करेंगे कि वो वैद्युत क्षेत्र का थीटा कोण बनाएगा। तो इस छोटी सी जगह के लिए अगर हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे फाई ई बराबर, तो वो आएगा ई, क्योंकि अब क्षेत्रफल तो छोटा हो चुका है, पूरा कितना ए है, इसका छोटा सा हिस्सा कितना है, डी ए। तो यहाँ पे हम डी ए लिखेंगे और कोण कितना है, कॉस थीटा है। अगर किसी बड़े हिस्से में से छोटे हिस्से का निकालेंगे तो क्षेत्रफल जो होगा उसके साथ हम डी लगाएंगे। डी यह प्रदर्शित करता है कि यह क्षेत्रफल अल्पांश है। अगर क्षेत्रफल भी अल्पांश होगा तो जो वैद्युत फ्लक्स भी निकलेगा वो भी अल्पांश निकलेगा, मतलब इतने हिस्से का। अब हम इतने हिस्से का अगर वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे
तो पूरे हिस्से का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा पूरा वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल होता है, तो क्या करेंगे जब इतने हिस्से का आ जाए यानी ये छोटे से हिस्से का, तो इसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डी फाई ई का समाकलन कर देंगे छोटे वाले का, तो कौन आ जाएगा हमारा, कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। और यहाँ पे डी फाई ई का मान क्या है हमारा, ई डी ए कॉस थीटा है, तो ये हमारा फाई ई कुल आ जाएगा। अगर हमें अनियमित आकार की आकृति दी होगी तो सबसे पहले हम वहाँ पर किसी छोटे से क्षेत्रफल के लिए ए का छोटा सा हिस्सा डी ए के लिए हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, वो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। एक बार जब छोटा वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो बड़ा वैद्युत फ्लक्स अर्थात कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इस छोटे वाले का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे, इसलिए हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। इसी की सहायता से हम आगे चल के गॉस की प्रमेय समझेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई अनियमित आकार की आकृति दी जाए तो उसमें हम सबसे पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल सतह लेंगे जिसे अल्पांश क्षेत्रफल कहते हैं, उसकी सहायता से हम अल्पांश वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। जब अल्पांश वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो हम उसका समाकलन करके कुल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, जब क्षेत्रफल सतह अनियमित आकार की हो तब सबसे पहले छोटी सतह डी ए का विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हमने छोटी सतह डी ए का विद्युत फ्लक्स निकाला है जो कि ई के साथ थीटा कोण पे बनी हुई है। तो वहाँ पे जब छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वहाँ पे डी लगाना पड़ेगा, छोटा सा क्षेत्रफल है तो इसमें भी डी लगाएंगे। फिर कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम अल्पांश का क्या करेंगे, समाकलन। अल्पांश मतलब छोटे वाले का, तो हमने छोटे वाले का समाकलन कर दिया। यहाँ पे डी फाई ई की वैल्यू ई डी ए कॉस थीटा रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। अब एक छोटी सी परिभाषा और देख लेते हैं, परिभाषा ने एक फार्मूला देख लेते हैं जो कि गॉस की प्रमेय में आगे काम आएगा, जो कि हमारा घनकोण। घनकोण हमारा जो होता है वो आइसक्रीम के आकार का होता है। अब इसमें मान लेते हैं ये आइसक्रीम का तिकोने के आकार की, इसकी त्रिज्या r है तथा जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वो a है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा उसके घनकोण ओमेगा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है क्षेत्रफल a गुणे यहाँ पर एक थीटा कोण होगा, ए थीटा, और बटे क्या होगा, त्रिज्या का स्क्वायर। तो घनकोण ओमेगा आप सभी को याद रखना है, ए थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। अगर अल्पांश घनकोण पूछेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। तब क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर पूरा पूछे तो ए रखना है, अगर अल्पांश पूछे तो ये भी अल्पांश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा विद्युत फ्लक्स। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।